अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर पीयूसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और इवन पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके बुक से रिलेटेड, बुक के हिसाब से जो है वो चैप्टर 7, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, इनके क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी किस्म की होती है, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के तमाम नोट्स चाहिए, आप इसको डाउन तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप तमाम नोट्स को जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, दैट इज www.btuitions.com। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम आपके साथ फाइल शेयर कर लेते हैं, ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो, कोऑपरेटिव जो वर्ड है वो कोऑपरेशन से निकला है, जिसके अंदर जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो अपने एक ग्रुप बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, उनका मेन गोल क्या होता है? वो अब क्रेडिट ऑफर करते हैं अपने ही मेंबर्स को। मतलब कि वो अगर बिजनेस में बैठे हुए हैं, किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि उस कंपनी के अंदर लोगों को हेल्प आउट किया जा सके, उनके राइट्स को, उनके बिजनेस में उनकी हेल्प की जा सके। अगर उनको किसी असिस्टेंस की जरूरत है तो उनको असिस्ट किया जाए। अगर उनको कुछ पैसों की जरूरत है तो उनको वो पैसे दिए जाएं, बिजनेस को एनकरेज किया जाए। अगर वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो उनको एग्रीकल्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनको लोन दे। अगर वो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर हाउस वगैरह खरीदना है, ये इस तमाम फैसिलिटीज जो कि एक इंडिविजुअल को जरूरत होती है, उसके लिए कुछ इंडिविजुअल्स मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। ये बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें, लोगों का सपोर्ट कर सकें। इसका जो मकसद प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे कि एक कंपनी का मेन मोटिव ये होता है कि वो प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, और उस प्रॉफिट के बदले में लोगों को सर्विसेज दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है और सर्विसेज के बदले में एक बहुत ही शॉर्ट अमाउंट का आपको इंटरेस्ट उसके बदले में मिलता है, और कुछ जगह में तो आप इंटरेस्ट नहीं भी लेते। ठीक है, वहां पे आप अपनी फैसिलिटीज या अपने वेलफेयर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तब उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स क्या हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर हमने इसको समझना है, तो अगर किसी भी चीज को समझने के लिए उसके फीचर्स को मालूम करने से हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर हम एक मोबाइल भी खरीदते हैं, तो मोबाइल के फीचर्स के बारे में पूछते हैं इस शॉपकीपर से कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या चीजें मौजूद हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी के लिए फायदेमंद होगी, किसी के लिए वो फायदेमंद नहीं होंगी। मतलब अगर मैं ऐसे इंसान को बेस्ट कैमरा दे दूं जिसकी पिक्चर्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसके लिए वो कैमरा जितने मर्जी मेगापिक्सल का हो, उसके लिए वो फायदेमंद चीज नहीं होगी। अगर किसी को ड्यूल सिम मोबाइल चाहिए, तो उसको सिंगल सिम वाला मोबाइल यूजफुल नहीं होगा। तो ये जनरलाइज जो इसके फीचर्स उस चीज को बनाने के होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको नाम दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ओपन मेंबरशिप। इसके अंदर ओपन मेंबरशिप का मतलब होता है कि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो इसको बनाने वाले होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी इंडिविजुअल आ सकते हैं जिसके पास इतनी इनफ अमाउंट होती है कि वो इसके अंदर कैपिटल अपना इन्वॉल्व कर सके, इंक्लूड कर सके। क्योंकि जो इसके अंदर कैपिटल होता है, जो इसके अंदर पैसे होते हैं, इनिशियल जो कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो उन्हीं मेंबर्स की होती है। वही मेंबर्स मिलकर इसके अंदर पैसे पूल करते हैं, और वही पैसे जो है आगे लोगों की हेल्प के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके अंदर वो नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका जब दिल करे आप इसके अंदर इसके मेंबर बन सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप इससे विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जब मन करे अगर आप के लिए भी एक नोटिस और एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो काफी इजी प्रोसीजर होता है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में अगर आप विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, तो वो उसके लिए पूरा बिजनेस ही डिसॉल्व हो जाता है।
बिजनेस कंपनी के अंदर भी अगर आप एक आपकी वैल्यू क्या है, वहां पे आपकी मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या है, वो बहुत मैटर करती है, तो फिर आप वहां पे छोड़ सकते हैं। अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अपर लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप इतनी जल्दी वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि सारे लोग इक्वली इनकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉपरेशन से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जनरेट किया गया है। तो इसके अंदर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, इसके अंदर सब इक्वली इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। उसके बाद है नंबर 2 हमारे पास लीगल स्टेटस। जैसे कंपनी का एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, एक एंटिटी होती है लीगल के, वो उस नाम से पहचाना जाता है। तो इस तरीके से ये भी अपने एक अलग नाम से पहचाना जाएगा। आप इसकी एग्जांपल कोई फाउंडेशन ले सकते हैं, ईदी वेलफेयर की एग्जांपल ले सकते हैं, सैलानी की एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि इवन वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एट द सेम टाइम ये लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और कुछ अपने बिजनेस एक्टिविटीज भी कर रहे होंगे। ये सिर्फ पब्लिक के लिए किया जा रहा है। बहुत से ऐसे भी इदारे हैं जो कि बिजनेसेस को एनकरेज करने के लिए, कुछ लोग एग्रीकल्चर को एनकरेज करने के लिए सोसाइटीज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सोसाइटीज बनाई जाती है, उनका एक मोटिव होता है और वो उस मोटिव के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, इसकी भी एक लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है, ताकि फिर कल को अगर कोई भी चीज होगी तो वो उस नाम से होगी, उस एंटिटी से होगी जो इसका नाम जो कि रजिस्ट्रेशन में होगा। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जितने पार्टनर से पैसे इन्वॉल्व किए हैं, कल को अगर कंपनी को लॉस होता है या आपकी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, कोई भी उस सोसाइटी में किसी ने कोई लोन लिया था, वो आपके ऊपर उसको पे ऑफ करने के लिए आप उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आपने जितनी पेमेंट इसमें पूल की थी, आप सिर्फ उतने ही पैसों के रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद है कंट्रोल, कि इसको सोसाइटी को कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल करने के लिए सारे अगर इसके अंदर एटलीस्ट 10 लोग होने चाहिए इस सोसाइटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये 10 लोग से ज्यादा है, 20-25 लोग हैं, तो जरूरी नहीं कि 25 लोग ही एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वही लोग मिलके, मेंबर्स मिलके कुछ अपनी कमेटी उसकी या कुछ उसके अंदर एक अपना हेड बनाते हैं, जो कि मैनेज कर रहा होता है तमाम एक्टिविटीज को, तमाम ऑपरेशंस को वो मैनेज कर रहा होता है। जैसे कि हम कंपनी के अंदर भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपना सीईओ जो है वो इलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इस सोसाइटीज के अंदर भी जो इसके मेंबर्स होते हैं वो अपना मैनेजिंग कमेटी हेड जो है वो इलेक्ट करते हैं। उसके बाद है सर्विस मोटिव। इनका मकसद, जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया कि इसका इनका मेन मकसद जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है लोगों को, ना कि प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इनका मकसद नहीं होता है, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। इनका काम होता है कि लोगों का काम टाइम पे होना चाहिए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, फैसिलिटीज दी जाए। उसके बाद है हमारे पास द लास्ट वन इज द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, के कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी किस्म की हो सकती है। ये जो है ये मेन 4 टाइप्स हैं। इनके अंदर जो है वो सब डिविजन्स आ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से और फर्दर इसको हम और कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे पास एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये एग्रीकल्चर फार्मिंग से बिलोंग कर रहा है। कि अगर हमारे आपको पता है कि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसके अंदर एग्रीकल्चर बहुत मेन रोल प्ले करती है। तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए बहुत ही शॉर्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग ऑफर करते हैं, ताकि जो है फार्मर्स जो है अगर उनको कल को लोन की जरूरत पड़े तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना लोन लें, बल्कि हम लोगों से आके लोन ले लें, ताकि उनकी इसके अंदर रियायत भी बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता भी नहीं है, वो वही रहता है जो फिक्स होता है। तो इसलिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या अलग जो है वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। ये जो है तो ये एग्रीकल्चरल को ही सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन ये उनको कोई फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे रहा होता, बल्कि उनको
फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, उनको असिस्ट कर रहा होता है, अगर उनको हेल्प कर रहा होता है कि अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो वो उनको असिस्ट करेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह से उनको वाकिफ कराएगा, न्यू टाइप्स ऑफ इरिगेशन उनको टेक्निक्स बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उनको हेल्प कर रहा होता है, ना कि उनको पैसों की हेल्प कर रहा होता है। पहला हो गया कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा उनको मोरली इमोशनली तरीके से उनको फिजिकली उनको सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद है नंबर 3, नॉन क्रेडिट नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज। अच्छा, ये कुछ सोसाइटी के लोग, अलग अलग लोग, हर सेक्टर के लोग मिलके इसको बनाते हैं, और वो उन्हीं लोगों की आपस के बेनिफिट्स के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है, कि कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए ये बनाई जाती है। ये एग्रीकल्चर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती हैं। उसके बाद है हमारे पास नो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अच्छा, ये जो होती हैं ये आपकी एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करती हैं, ये आपकी, अगर कोई भी आप इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई लोन चाहिए, घर के खरीदने के लिए चाहिए आपको, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की अगर कोई लोन चाहिए, तो उसके लिए आप जो है ये नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के पास जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली आपके जो लोग आते हैं आपके पास, वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो स्मॉल ट्रेडर्स हो सकते हैं, वो वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, और ये आपके अपर क्लास के लोगों के पास आते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, उनसे हेल्प लेने के लिए, तो यहाँ पर भी आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थे चार, इसके 4 टाइप्स जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के होते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, आप इसको आसानी से इसको अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन से इसमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को काफी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, और डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि एग्जाम में आपके जरूर आता है ऑल्टरनेट ईयर्स में। या तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ बोलेगा डिफरेंशिएट, या पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, वो पार्टनरशिप को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ डिफरेंशिएट बोलेगा, लेकिन किसी एक के साथ डिफरेंस जरूर आता है। तो आपको हर तरह के डिफरेंसेस जरूर करने हैं, जितने भी आपके बुक में मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज मिस हो गई है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ, हमारी स्क्रीन पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, वहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। अगर आप, जहाँ तक लेक्चर्स की बात है, आप हमारे लिए नोट्स की बात है, आप हमारी स्क्रीन पर जो है वो हमारे वेबसाइट का लिंक मौजूद है, वहां पे आप हमें लिंक को फॉलो करके वहां पर आप साइन अप करें, और तमाम नोट्स को जो है वो फ्री में डाउनलोड करें। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।